Hello everyone, welcome back once again in the 21st lecture series of grammar on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। जिस प्रकार से हमें प्रत्येक चैप्टर का एक सेट प्रैक्टिस को लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूं, आज उसी तरह का फिर से एक सेट प्रैक्टिस नाउन प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में लाया हूं। मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का शायद प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ा दिया और प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस सेट 1 हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसको मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। आज बारी है 21st लेक्चर की और जिसमें नाउन प्रैक्टिस सेट 1 मैंने रखा, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने रखा है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका मेन टैग है फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये क्वेश्चंस का डायरेक्शन यही है। अभी मैं सिर्फ एरर को लेकर के आ रहा हूं, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सुटेबल प्रपोजिशन टर्म को भी लेकर के आऊंगा, सुटेबल वर्ब्स के फॉर्म को लेकर के आऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन द एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। एनी ऑफ द शॉप, सिंपल सा बात है, मैंने आपको समझाया है। एनी के साथ अगर ऑफ वाली सेक्शन है तो बाद में आप प्लूरल नाउन का प्लेसमेंट रखेंगे। गॉट द पॉइंट। तो पार्ट बी में आप देख पा रहे होंगे एनी ऑफ द शॉप रखा हुआ है, आपको रखना चाहिए था एनी ऑफ द शॉप्स। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, ये पूरी चीजें बताई गई है। बाद का नाउन प्लूरल होगा, यानी शॉप को शॉप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, बात समझ में आ गया। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द बुआ स्टेशन। जो भी है, तो आप देख पा रहे होंगे दे लेफ्ट देयर लगेजेस। मैंने कुछ वर्ड जब नाउन सेक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया, देयर आर सम वर्ड्स विच इज यूज्ड अनकाउंटेबली। वो जो है वो यूज होती है अनकाउंटेबल, है ना। वी डोंट मेक दैट काउंटेबल, इफ वी हैव टू मेक दैट काउंटेबल। अगर उस पर्टिकुलर नाउन को आप काउंटेबल बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज, तब आपको यूज करना है a piece of, a bit of, a loaf of, loaves of, pieces of, इस तरह के शब्द मैंने बताए थे। तो आप सिंपल देख रहे हैं कि लगेजेस कोई फॉर्मेशन नहीं होता, यानी लगेज एग्जैक्ट वर्ड है। लगेजेस, ये लगेज ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम हमेशा ये वर्ड लिख करके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछती है, लगेजेस ये सेंटेंस में यूज होना गलत माना जाएगा। पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट बी में इसके एरर हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मली ये नाउन एंड केस का एरर है। आप अगर सेंटेंस को देख रहे हैं तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा। आई वेंट टू सैप्स एंड करीनाज हाउस, आई वेंट टू सैप्स एंड करीनाज हाउस बट द फाउंड द कपल एब्सेंट। आप सैफ एंड करीना के हाउस की बात कर रहे हैं, दोनों कपल की भी, कपल आप वर्ड लिखा हुआ भी है, तो मान के चलना पड़ेगा कि ये ज्वाइंट पोजीशन है, और ज्वाइंट पोजीशन होती है तो लास्ट वाले नाउन पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसलिए शेफ एंड करीनाज दोनों पे एपोस्ट्रोफी लगा है। आप शेफ पे एपोस्ट्रोफी को हटा दें, सेफ एंड करीनाज हाउस, है ना। चूंकि दोनों ज्वाइंट रिलेशन में है और दोनों के प्रॉपर्टी पे, घर पे या किसी चीजों पे इक्वल ज्वाइंट रिलेशन होगी, संयुक्त अधिकार होगा। इस प्रकार पार्ट बी में आप देख रहे हैं सेफ्स एंड करीनाज, यानी शेफ्स एंड करीना, सेफ के ऊपर भी एपोस्ट्रोफी है, शेफ्स एंड करीनाज लिखा हुआ है ना, तो शेफ्स एंड करीनाज पे इस वाले एपोस्ट्रोफी को आप हटा देंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में एरर हैं। क्लियर है। आइए 4 की ओर बढ़ते। टाउन आफ्टर टाउन हैज बीन डिवास्टेड इन द अर्थक्वेक। ये जो भूकंप आया इसमें एक के बाद एक शहर विध्वंस हो गई, इसी तरह से तो टाउन आफ्टर टाउन, आपको मैंने ये सेक्शंस भी बताया था। टाउन आफ्टर टाउन, इट मींस एक्चुअली आपके एग्जाम क्वेश्चंस में लिखा हुआ है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। इन दोनों नाउन को, अच्छा आपने कभी ऐसा यूज किया है, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज ये करेक्ट टर्म्स हैं, यानी डे यहां से भी एस हटेगा और इस प्लेस से एस हटेगा। डे बाय डे इज एक्चुअल फ्रेज, देन टाउन आफ्टर टाउन, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए में एरर है, उसे आप इंप्रूव करें इस आंसर को देखते हुए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। द ब्लाइंड्स, सबसे पहले तो द ब्लाइंड शब्द का प्रयोग करेंगे। द ब्लाइंड, द ब्लाइंड क्लियर है। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। द पुअर मीन्स गरीब लोग। द ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार लोग। द रिच मीन्स अमीर लोग। द टिमिड मीन्स कायर लोग। ये समझ में आ रहा है? ये पूरी टर्म मैंने क्यों रखा? ताकि एग्जामिनेशन इस पे क्वेश्चंस देती है, और जब ये इस तरह से टर्म यूज होते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये सिंगुलर टर्म है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर अगर 6 देख रहे हैं तो ब्लाइंड्स शब्द गलत है, यानी द ब्लाइंड्स, ये एस लगाना ही गलत है। द पुअर्स नहीं करते ना, द ऑनेस्ट करते हैं क्या? ये सारी एस लगाना गलत माना जाएगा, तो एस हटा देंगे वहां से, और बाद बाकी बाद में देखिए रखा हुआ डिजर्व, डिजर्व वर्ड रखा हुआ, तो डिजर्व ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, और चूंकि आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब तो होगा ही ना। बात समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। what is the price of the production of this machine? तो आप पूछ रहे हैं कि what is the price of the production। नॉर्मल आप इस चीज को देखेंगे, आप प्राइस की बात कर रहे हैं, द प्राइस है, द प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन दिस मशीन या ऑफ दिस ईयर, जो भी, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन पूछ रहे हैं। प्रोडक्शन की प्राइस नहीं होती भाई, प्राइस एंड कॉस्ट दो वर्ड होते हैं। तो समझिएगा, ये जो प्राइस वर्ड आपने यूज किया, जब हम कोई सामान खरीदते हैं रिटेल में, तो जो चीजें हम जिसका जितना पैसा हम देते हैं वो हुआ प्राइस, कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस सैमसंग मोबाइल। बट अगर कॉस्ट की बात करेंगे ना, तो प्रोडक्शन में जो हमारी कीमत लगती है, उस चीज को बनाने में जो खर्च आता है, उसके लिए प्राइस वर्ड नहीं यूज करते, उसके लिए प्रोडक्शन यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो आपने प्राइस यूज किया है वहां पे कॉस्ट यूज करें। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जब मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो कॉस्टिंग तैयार करता है, जब उस रिटेल तक आती है तब उसकी प्राइस निर्धारित होकर आती है। तो कॉस्ट एंड प्राइस में डिफरेंस समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप। जो एंग्री स्टूडेंट थे, काफी उपद्रवी मचा रहे थे, या बहुत क्रोधित जो स्टूडेंट्स थे, वो लोगों ने शॉप को क्लोजिंग का ऑर्डर दिया कि दुकानें बंद कर दें। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो एंग्री स्टूडेंट है। द क्राउड नहीं होगा, जब आप उपद्रवी लोगों की भीड़ की बात करते हैं ना, तो उसके लिए आप मॉब का यूज करते हैं, मॉब। क्राउड जनरल, जैसे क्लास से निकला, दैट इज द क्राउड। बट एंग्री पीपल के लिए क्राउड वर्ड नहीं आती, मॉब आता है। क्लियर है? तो पार्ट ए में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का क्राउड के जगह पे आप मॉब करें, वो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। The cattle in the field was terrified। सिंपल सा बात, मैंने नाउन में पढ़ाया था, कैटल है ना, वर्मीन, इन शब्दों का प्रयोग हम जनरली पोल्ट्री, पुलिश, ये प्लूरल यूज होता, सिंगुलरली यूज होता नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि पार्ट बी में आपका रखा हुआ 8 के पार्ट बी में was terrified, आपको करना चाहिए था were terrified। नॉर्मल सेक्शन है, कैटल है ना, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग प्लूरली यूज करते हैं, वर्मीन है ना। आई 8 में was terrified नहीं होगा, were terrified होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। My brother-in-laws who live in Kolkata have come to stay with us। My brother-in-laws लिखा हुआ है, सिंपल सा बात है, ब्रदर इन लॉज आप कह रहे हैं,
सबसे पहले तो अगर इसकी प्लूरल बनाते हैं तो ये वाली लॉज नहीं होती, ब्रदर में एस लगाना पड़ता है। अब ये प्लूरल बना, बाद में लिखा हुआ है हु लिव, तो आप कितना पता है, हु से पहले जैसा सब्जेक्ट, हु के बाद वैसा वर्ब, तो ये तो लिव प्लूरल वर्ब है ना, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो लॉज पे तो एपोस्ट्रॉफी का सेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्लूरल बनाना हो कंपाउंड नाउन का तो रूट वर्ड में बनाते, यानी ब्रदर्स इन लॉ करना पड़ेगा। 9 के पार्ट ए में ब्रदर इन लॉज जो लिखा हुआ है उसको आप ब्रदर्स इन लॉ करें, देन सेंटेंस करेक्ट होगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली सी विजिटेड ऊटी, ऊटी विजिट किया है एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीनरीज मैंने बताया था सीनरीज कभी यूज ही नहीं करते, है ना, सीनरीज पोएट्रीज ये शब्द नहीं होते, सीनरी ये सिंगुलरली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में रिसेंटली सी विजिटेड ऊटी, ऊटी विजिट किए वो और एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस, देन आपको ये समझना चाहिए सीनरी का सीनरीज नहीं यूज करते, है ना, जैसे आप मैसिनरीज नहीं करते ना, मैसिनरी, फर्नीचर्स नहीं करते, फर्नीचर, इंफॉर्मेशंस नहीं करते, इंफॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से सीनरीज नहीं होती, सीनरी। द सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूगलिंग, या फिर वाज कैप्टिवेटिंग अस, हम लोगों को बड़ा मंत्रमुग्ध कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं, सीनरीज नहीं लेंगे, यानी 10 के पार्ट बी में सीनरीज को हटा करके सीनरी यूज करें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सचिन एंड श्याम, सिंपल सा देखिए, सचिन सॉ श्याम यूजिंग द सेम 2 पेयर्स ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ शूज, बात समझ में आया, पेयर्स नहीं 2 पेयर ऑफ शूज। चलिए, या फिर आप इसे ऐसे यूज करेंगे 2 पेयर्स ऑफ शू। नेक्स्ट पार्ट बी में इसके एरर है, क्वेश्चन नंबर 12। ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ रुपीज, लॉट ऑफ मनी यू कैन से, या फिर आप उस टर्म को ऐसे कर सकते हैं लॉट्स ऑफ रुपीज, इस तरह से आप प्लूरल बना सकते हैं इसे। तो बताया था ये सब नॉर्मल है, ये सब बताया हुआ क्वेश्चंस है, बट आप इसको एक बार नजरों से गुजारते हुए चले ताकि चीजें रिकैप होता रहे। ही हैज गिवन मी अ लॉट, लॉट्स ऑफ रुपीज कर दे, या अ लॉट ऑफ मनी ऐसे कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, है ना, रुपीज को हटा के मनी ज्यादा सुटेबल हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, नॉर्मल है, बैड हैबिट लिखा हुआ है, वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हुई है, वन ऑफ के बाद का नाउन कैसा होता है भाई, तो प्लूरल नाउन लेते हैं, क्लियर है, जब प्लूरल नाउन लेते हैं तो हैबिट को हैबिट्स करें, है ना, पार्ट बी में हैबिट लिखा हुआ है, हैबिट, इसे आप करना चाहिए आपको हैबिट्स, गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने देख लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था ये, वन ऑफ द वाली, ये 13 था। 11 वाली क्वेश्चन थी सचिन सॉ वाली क्वेश्चन, तो आपने देख लिया वहां पेयर ऑफ शूज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ शूज। आइए अब बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हो गई 14 की। द हिंदू, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर द ब्रदर्स। तो आर द ब्रदर्स कहने का मतलब हुआ कि ब्रदर्स यूज नहीं करेंगे ना, ब्रदर्स मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के बच्चे। और अगर आप बात करें ब्रदर्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, तब आपको यूज करना पड़ेगा ब्रदरन, है ना, एंड ब्रदर्स। तो ब्रदर्स तो हो गया सेम पेरेंट्स, है ना, सेम पेरेंट्स के बच्चे, सन ऑफ सेम पेरेंट्स। बट जब आप पूरी टर्म को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में भाईचारे जो निभाते हैं, दैट इज द ब्रदरन, नॉट ब्रदर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में जब आप भाईचारा का सेंस लेते हैं, फ्रैटर्निटी शो करवाते हैं, तो दैट इज द ब्रदरन, नॉट ब्रदर्स। आइए, and the last question for this session is, despite his means being limited, he has been bringing up issues
with due care in his ancestral house। तो सिंपल सा बात है, आप इसे क्लियर करें। इश्यूज लिखा हुआ है, इस इश्यूज का प्लूरल ना बनाए, यहां पे आप इशू यूज करें। क्लियर है? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी कम सैलरी, कम कमाई, कम सोर्स होने के बाद भी उसने अपने बच्चों का लालन पोषण अपब्रिंगिंग किया है, यानी यहाँ पे इशू का प्रयोग होगा। इशू मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, है ना? आप यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का सेंस ले रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगले वीडियोस में, नाउन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के या डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।